पेपर हैं ये उनकी वीडियो अब अपलोड की जाएगी। तो प्रयास ये किया जाएगा कि लगभग आपके पिछले सभी सालों के क्वेश्चन पेपर जो मैथ्स के हैं उनको सोल्व करके वीडियो अपलोड की जाए। तो अभी आज आप 2009 का जो क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का बोर्ड का उसका सॉल्यूशन देखिए। तो शुरू के स्टार्टिंग के आप इसके पार्ट अच्छी तरह से देखिए और इनका आप दोबारा अभ्यास ज़रूर कीजिए। तो ये 2009 का आपका क्वेश्चन पेपर है और इसमें आप ये देखिए, इसमें दो सेट बनते हैं। तो ये सेट फर्स्ट इसको हम मान सकते हैं। तो सेट फर्स्ट में आपका क्या है, पहले आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो देखिए आप पहले। तो सबसे पहले कि 798 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में रूप में लिखिए। तो इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में बार बार आपको नहीं दिखाऊंगा, आप इसको कहीं से अरेंज कीजिए, अपना क्वेश्चन पेपर आपके पास में होना चाहिए। तो इनको पहले अरेंज कीजिए। तो पहला क्वेश्चन पेपर पहला आपका है 798। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है ये आपके, और थोड़ा इनका आप प्रयास कीजिए कि इनको आप अच्छी तरह से कीजिए। तो पहला आपका है ये क्वेश्चन 798 के अभाज्य गुणनखंड। तो 798 अभाज्य गुणनखंड आप छोटी क्लासों से करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो ये काम आपने रफ में करना है 798। और इसको आप सबसे पहले किससे काटते हैं, सबसे पहले हम 2 से इसको काटेंगे। अगर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर 3 से जाएंगे। सबसे पहले 2 से ही शुरुआत करेंगे इसमें। तो 2 3 6, 2 नीम 18 और 2 नीम 18। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या होगी। अब 3 से कटेगा ये, तो आपका हो जाएगा ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर अब आपका कटेगा ये 7 से। तो आपको हो गया 7 एकम 7 और 7 निम 63, और ये आपका हो जाएगा 19 एकम 19। तो ये काम आप चाहे तो रफ में दिखाइए। तो आपने जो कॉपी में दिखाना है वो आपने क्या करना है, 798 और उसके बाद आप लिखेंगे 2 गुणा के 3 गुणा के 7 गुणा के 19, आप ये लिखिए उसमें। और इसके बाद आप इसको पावर में नहीं लग सकते क्योंकि सब अलग अलग है, माना 2 2 बार हो तो उसका पावर में आप दिखा सकते थे। तो आप इसे साइड में दिखाना चाहें तो साइड में दिखा सकते हैं, और अगर आप इसे रफ में करना चाहें तो रफ में कीजिए। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो बहुत कमज़ोर हैं गणित में, यानी जिनके गणित बहुत कमज़ोर है। तो कम से कम शुरू के एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। उसके बाद 2 2 नंबर में 1 2 जो आसान आपको लगते हैं वो कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे में आपको दे रखा है इसमें कि शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है। आपको दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये आपको दे रखा है 0, और शून्यकों का गुणनफल। जो जो सूत्र आपके आएंगे उनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए। शून्यकों का गुणनफल ये आपको दे रखा है √5। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो जब बहुपद के आपको शून्यक दिए हैं तो बहुपद प्राप्त करने का सूत्र आपका क्या है, x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र आप जरूर याद करें जो जो भी इनमें प्रयोग होंगे। और अब आप देखिए x² माइनस, देखो कभी कभी सवाल में आपको शून्यक दिए रहते हैं, माने शून्यक दे दिए, तो आपको शून्यक दिए हुए हैं तो आप योग करेंगे और गुणा करेंगे। वैसे आपके जो बुक में सवाल है उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। कभी कभी शून्यक दे सकता है तो आप योग करेंगे और गुणा करेंगे। फिलहाल आपको इस शून्यकों का योग दिया हुआ है 0, और शून्यकों का गुणनफल दिया आपको √5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x², ये आपका 0 हो जाएगा, ये प्लस के √5। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं कुछ बच्चे, 0 हट गया तो उसके साथ माइनस का चिन्ह भी हटेगा। बहुत से बच्चे ये लिखते हैं आंसर, और ये गलत हो चुका है क्योंकि 0 के आगे माइनस का साइन है, 0 हट गया तो साइन भी हटेगा। √5 के आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस मान है। कुछ बच्चे यहाँ माइनस कर देते हैं, तो छोटी छोटी गलतियों पर आप ध्यान देंगे और एग्ज़ाम में ये गलतियाँ ना हो इसका पूरा प्रयास करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरे क्वेश्चन में है आपको दिया हुआ इसमें कि जांच कीजिए कि बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। अब आपको क्या दे रखा है इसमें, x² माइनस 2√3x माइनस 9, और इसके आगे लिखा हुआ है x = 3√3 और x = -√3। अब हमें ये बताना है कि ये जो आपको दिया हुआ है x3√3 ये इसका शून्यक है या नहीं।
तो हम x की जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो हम इसको fx मान लेते हैं। ये मैंने इसको क्या लिख दिया, fx मान लिया, इसको fx लिख दिया। अब x की जगह क्या रखेंगे हम, 3√3 रखने पर, तो x बराबर 3√3 रखने पर आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा f3√3। अब x की जगह 3√3 आ गया, तो 3√3 का स्क्वायर 2√3 और x की जगह हो जाएगा 3√3। वैल्यू हम माइनस वो जो भी आपकी ब्रैकेट में रखें, और इसका 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का 3, 3×2 = 6 और √3 3 -9, 9×3 = 27 हो गया। ये आपका हो गया 18 माइनस के 9, ये -27 आपका हो गया 0। तो आपका 0 आ रहा है, इट मीन्स ये जो आपका S3√3 है वो इसका शून्यक है। इसके बाद क्या, अगला वाला भी चेक करेंगे, x = -√3। तो x = -√3 रखने पर हम ये रखते हैं, तो अब x की जगह आ गया -√3। तो -√3 का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर है, -√3 का स्क्वायर, -2√3, x की वैल्यू -√3 रखेंगे, और -9, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा √3 का 3, माइनस माइनस प्लस हो गया √3 3 या 3×2 = 6 -9, 6 3 9 माइनस के 9, और ये आपका क्या आ गया 0। यानी दोनों वैल्यू हमने रखी हैं इस बहुपद में और हमें 0 मिला। इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यू हैं ये इसके क्या है, शून्यक हैं। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, आंसर को लिखना भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, बहुत से बच्चे लिखते नहीं हैं। तो क्या लिखेंगे, चूँकि f3√3 = 0 तथा f-√3 = 0, अतः इसमें क्या आएगा आपका x बराबर 3√3 और -√3 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। आसान क्वेश्चन है, सभी को आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप किस प्रकार से करेंगे ये आपको देखना होगा कि करने का तरीका आपका बहुत अच्छा हो। अब चौथा सवाल क्या है, आप क्वेश्चन पेपर रखें अपने सामने, और नहीं तो इसके बाद आप अरेंज करें कहीं से, और उसके बाद आप इसको दोबारा रिवाइज ज़रूर करें। इस तरह से ये बना हुआ है आपका एक समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे नाम दिया हुआ है A B, यहाँ पे D और ये C। यहाँ पे कोण है फाई और यहाँ पे कोण है थीटा, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इसको आप संग से समझना ज़रा। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार जो पहले क्वेश्चन पेपर आते थे मैथ के उसमें विकल्प नहीं आते थे, अब तो खैर विकल्प भी आते हैं आप लोगों के। जो डी है वो BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो BD है वो BC का हाफ है। इसका मैं प्रयोग करना आगे। अब आगे देखिए आप, इसमें क्या होगा, त्रिभुज ABD में हम tan फाई लेंगे। त्रिभुज ABD में हमने क्या लिया, tan फाई। tan आपका होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक का बहुत फेमस सूत्र है, आपको मालूम होगा, उससे हमने लंब बटे आधार लिया। और tan फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब देखो ये AB बटे BD, AB बटे BD। फिर त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब और आधार, ये पूरा हो जाएगा। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। AB लंब ये हो गया AB, आप देख सकते हैं, और आधार पूरा का पूरा हो गया, ये पूरा BC लंब बटे आधार। अब इसमें आप देखिए tan थीटा बटे tan फाई, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप, मैं ये बता रहा हूँ आपको लिख करके, ये हमें ये निकालना है। tan थीटा की वैल्यू क्या है, AB/BD, ये हमने लिख दिया
ए बी अपॉन बी डी। टेन फाई की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन बी सी है, सॉरी ये देखो बी सी है, थीटा के ए बी अपॉन बी सी, ये बी सी है। और फाई की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ये सी है, गलती से मैं पहले डी बना दिया था ये। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं तो उसको लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हमने भिन्न को पलट करके गुणा में लिख दें, बी डी अपॉन ए बी, ये आपका हो गया। और ये आपका ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा, बी डी अपॉन बी सी, ये बचा देखो बी डी अपॉन बी सी। अब आप देखिए बी डी क्या है, बी सी का हाफ है, तो बी डी की जगह हम क्या रखेंगे, बी डी की जगह हमने रखा बी सी का हाफ बटे बी सी, और ये आ जाएगा बी सी अपॉन टू बी सी, या बी सी से बी सी आपका कैंसिल, वन अपॉन के टू, यानी टेन थीटा अपॉन टेन फाइव कितना आ गया, वन अपॉन टू। तो फाइनली आप आंसर ऐसे दिखा सकते हैं, टेन थीटा अपॉन टेन फाइव, वन अपॉन के टू, और ये आपका आंसर। तो सवाल क्या था, ये आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ था इस तरीके से, डी बी सी का मध्य बिंदु था, और हमको ये वैल्यू निकालनी थी, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रखा है बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक एपी दे रखी है, √8, √18, √32। इसका मैं नेक्स्ट टर्म बताना है, हमें क्या बताना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका अगला पद लिखिए, इसका नेक्स्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म क्या होगा, चौथा पद। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको अंडरूट में कोई संख्या दी रहती है तो हम उसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ये हम करेंगे। ये करा 18 के ये होंगे और 32 के, ये हमेशा ध्यान रखना। हम अभाज्य गुणनखंड इसलिए करते हैं कि हमें ये देखना होता है कि इसके कोई पेयर तो नहीं बन रहे हैं, जो जोड़े बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ ये जोड़े बनेंगे, ये तो इसका हो गया 2√2, ये जोड़ा बन गया, रूट इसका आ गया वर्गमूल 3, और ये √2, ये जोड़े बनेंगे 2 और 2, ये हो जाएगा 4, 2 यहाँ से आया है, 2 यहाँ से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 दिनों का 4 दिनों, 4 दिनों का 16, 16 का वर्गमूल सीधा सीधा 4 आ गया, √2। ये अगर आप इसको ये इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप इसको आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमें क्या बताना है, अगला पद। तो इसमें क्या है देखो, अगला पद क्या लेना है, हमें चौथा पद निकालना है, 3 पद आपको दिए हैं, हमें निकालना है अगला पद, यानी चौथा पद। फोर्थ टर्म आपका हो गई, यानी A4, तो A3 में D ऐड कर दो, यहाँ पे D निकालना है, मैं पहले आपको D निकाल के दिखा देता हूँ। सार अंतर, सार अंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद आप घटा दीजिए। दूसरा पद क्या है, 3√2, देखो 3√2 में से 2√2 आपने घटा देना है, और ये आपका आ गया √2। तो तीसरा पद आपका था 4√2, इसमें आपने D जोड़ दिया √2, और आपको हो गया 5√2। ये आपका आंसर आ गया अगला पद। ठीक है, केवल आपसे अगला पद पूछा गया था, चेक करने के लिए नहीं कहा गया था AP है या नहीं। आपकी जो बुक है उसमें ये आपसे कहा गया पहले चेक कीजिए। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एक बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है, बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है। चित्र बना के दिखा देता हूँ आपको, ये बेलन है और ये शंकु है। ये शंकु है, इनके क्या है, आधार और ऊंचाई समान है। इसका मतलब ये जो आधार है, इसका जो आधार है ये समान है, यानी इसका जो आधार यानी इसका व्यास, आधार मतलब ये सर, ये पूरा इनका जो आधार समान है, तो आधार समान का मतलब इसका व्यास समान है दोनों के, ये 2r हो जाएगा ये। और ऊंचाई समान है, तो इसकी ऊंचाई, आधार जिसका व्यास है वही ऊंचाई है, और जो इसका व्यास है वही इसकी ऊंचाई है। बस ये सवाल आप समझ जाएंगे तो आगे करना कोई मुश्किल नहीं है।
इनका आधार समान है, आधार मतलब जिसका गोलाकार भाग है ये इसके बराबर है। तो जब इसका ये गोलाकार भाग इसके गोलाकार भाग के बराबर है यानी वृत्त, तो दोनों के व्यास यानी समान होंगे, व्यास समान होंगे तो त्रिज्या समान होगी। और जो इनका व्यास है वो ऊंचाई के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, यानी कि आयतनों का अनुपात निकालना है। बेलन का आयतन आप सभी जानते हैं पाई आर, आर ही है, और एच यहाँ पे क्या है 2r है। मैं इसका मान रख रहा हूँ डायरेक्ट। और इसका क्या होता है 1/3 पाई, पाई पाई है, आर आर ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इसका देखो 2r है। ये सब कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 2r से 2r, 1/1/3 यानी 3/1, 3:1 ये आपका आ गया इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 7। 7 क्या है देखिए, आप अपने 10 सालों के पेपर अरेंज कर लीजिए। जब ये मैं आपको ये लाइव क्लास पढ़ाऊँगा तो आप इसमें क्वेश्चन पेपर सामने रखना, तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि सब क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। इस तरीके से ये आपका ये है, 2 सर्कल हैं ये, दोनों कैसे आपके संकेंद्र, इनका सेंटर एक ही है, और ये दे रखा है। पर इसको समझना ज़रा। अब इसमें जो प्रमेय आपके लगेगी, सॉरी यहाँ तक है ये, केवल ये यहाँ पे बी नाम दिया हुआ है, ये यहीं तक है केवल, ये ओ, ये बी, यहाँ पे ए नाम है, और ये पी है। ये 5 सेंटीमीटर है, यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और ये जो ए पी है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है। ये देखिए आप जरा इसमें, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है पहले आप ये देख लीजिए। हम इसमें बी पी का मान निकालना है, बी पी, ये बी से पी को मिला दिया, इसको रेड से कर देता हूँ, इसको बी पी को ये मिलाया। इसको आप दोबारा रिवाइज करना, वीडियो का बार बार देखना, आपको काफ़ी कुछ समझ में ज़रूर आएगा। हमें बी पी निकालना है, बी मैंने 2 बार लिख दिए, बी पी है, थोड़ा गलती से आगे तक बढ़ गया था, रेडियस खाली ओ बी तक है इसकी। अब आप इसे देखिए, इसमें सबसे पहले परमेय 10 पॉइंट हमारी 1 लगेगी। परमेय 10.1 क्या है, वैसे मैंने कहा था इसे आप याद कर लेना। चूँकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, ये आपको याद करना बिल्कुल, खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये आपको याद करनी। हमने ये प्रमेय क्यों बोली, ये थ्योरम बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसको यहाँ पे 90 दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए लंब ए पी तथा, इसलिए आपका क्या होगा, और ये भी आ जाएगा आपका ओ बी लंब बी पी, इसलिए कोण ए भी आपका 90 और कोण बी भी 90। डायग्राम में नहीं, यहाँ पे ये भी 90 और ये भी 90। अभी 90 तक हम समकोण त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बहुत आसान है सवाल। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के 90 के सामने कर्ण, हमें कर्ण निकाल लेंगे। फिर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ओ पी बी में, और यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, 90 के सामने कर्ण तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, हमें फिर ये आधार निकालना है। तो इसी में ये काम करना है। क्या करेंगे, पहले ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये हमें आधार मालूम है, लंब मालूम है, कर्ण निकल जाएगा। फिर ओ बी पी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 के सामने कर्ण है, और फिर हमें भुजा बी पी मिल जाएगी। हमें बी पी ही निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए ज़रा इसमें, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, अतः समकोण त्रिभुज ओ ए पी में क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर,
ओ पी हमें निकालना है। ओ ए आपका देखो यहाँ पे ओ ए 5 है, ए पी 12 है। ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका आ जाएगा 5 का 25 169, आप सभी जानते हैं इसका 13 हो जाएगा। 13 यानी ये आ गया, ये 13 आ गया, ये वाला 13 सेंटीमीटर आ गया। अब ओ बी पी में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे। आप कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, आपका ये वाला आ जाएगा बी पी। त्रिभुज ओ बी पी में, समकोण त्रिभुज ओ बी पी में इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ओ बी पी में क्या होगा आपका, ओ पी का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा 13 का स्क्वायर, एक जो आपका था ये 3 का स्क्वायर ओ बी, और ये आपका हो जाएगा बी पी स्क्वायर। 13 का हो गया 169, 3 का हो गया 9, इधर आके माइनस कर दिया, और बी पी आपका क्या हो जाएगा रूट में 160, और इसको आप मिश्र करनी यानी इसके फॉर्म फैक्टर करेंगे तो आपको जाएगा ये 16 दम 160, 16 का गया 4, 4√10 सेंटीमीटर। ज़रूर लिखें, मात्रा ज़रूर लिखें आप, ये आंसर। अब देखिए इसमें 8वां सवाल है। 8वें सवाल में देखिए आप, ये 8वें सवाल में आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। अब आपको अगर थेल्सपर में नहीं आती है तो थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे थेल्सपर में लगानी है हमने। ये ए डी ई बी और सी, आप सवाल भी देख लीजिए, सवाल क्या है, ये है त्रिभुज आपको दिया हुआ है, और इसमें डी ई बी सी के समांतर है, ये इसके समांतर है। तो थेल्सपर में का ये रूल है, आपको इसे ध्यान होगा तो आप समझ रहे होंगे कि थेल्सपर में कब लगती है, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर आपको एक रेखा दे रखी हो, तब आप थेल्सपर में लगा सकते हैं। और थेल्सपर में होते क्या है, इन भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये थेल्सपर में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में क्या है, इसमें देखिए आपको समांतर दे रखा है, डी ई समांतर बी सी, अतः थेल्सपर में से ये समांतर हो गया। नहीं, अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। सॉरी, इसमें प्रमेय आपकी 6.6 लगेगी, तो हम इनको पहले समरूप सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज कोण 1 बोल देते हैं इसको, बराबर 2, और कोण 3 बराबर कोण 4, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये आपके संगत कोण हो गए, और कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी संगत कोण होंगे, ये समांतर है ना। तो ये त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में दो कोण बराबर हैं, यानी समरूप हैं। तो ये त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिया। समरूप सिद्ध करने के लिए कोई दो कोण आप बराबर दिखा दीजिए, ये कोण बराबर आ गए। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, ये पर मैं आपको फिर याद करनी पड़ेगी। चूँकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, बिना याद के आप नहीं लिख पाएंगे इसको। क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, या ऐसे लिख सकते हैं भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है, एक ही बात है। ये प्रमेय 6.6 है, इसलिए अब मुझे लगता नहीं आपको प्रमेय शायद ध्यान होगी, अगर ध्यान है तो समझ में आ रहा होगा, और नहीं ध्यान है तो आपको एक बार उसको रिवाइज वो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं में हम क्या लेंगे, इसकी भुजा ए बी लेंगे और इसकी भुजा ए डी लेंगे।
इनके अनुपात का वर्ग। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, ये हो गया। और AD कितना है, तो AD हमें यहाँ पे दे रखा है, सॉरी AB। अब आप ये देखिए इसमें, ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो 2 और 3 AD प्लस DB हो जाएगा। तो AB कितना हो गया, देखो AB कितना हो गया, 2 प्लस 3, और AD 2, ये हो गया 2 प्लस 3, ये हो गया आपका 2, इसका स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, यानी 25:4। ये इसका क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब 9 क्वेश्चन में क्या है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। ये बहुत आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और आसान भी है। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं। 4 लाल और 6 काली गेंदें। तो देखिए लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है 4, काली गेंद कितनी है, काली गेंद है 6, कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद है 6 + 4 यानी 10। अब एक गेंद यादृच्छा, यादृच्छा मतलब होता है बिना किसी चीटिंग के, आपने केवल बिना देखे हाथ डालना है उस थैले में और एक गेंद निकालनी है। कोई सी भी गेंद आपके हाथ में आ सकती है। वो कह रहा है कि वो गेंद काली होने की क्या प्रायिकता है। तो एक गेंद यादृच्छाया, एक गेंद यादृच्छाया निकालने पर उसके काली गेंद होने की प्रायिकता, उसकी काली गेंद होने की प्रायिकता। और इसका सूत्र क्या है, सूत्र आप ज़रूर लिखें। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या। काम करने का तरीका आपका बहुत सही है। सवाल आसान है, हर कोई कर ही देता है, पर तरीका आपका कैसा है इस बात पे आपके नंबर निर्भर करते हैं। अनुकूल परिणाम का होता है जो हमको चाहिए। हमको काली गेंद चाहिए, और काली गेंद कितनी है यहाँ पे, काली गेंद यहाँ पे है 6, काली गेंद, हाँ काली गेंद यहाँ पे है 6। तो 6 आपकी हैं, यानी 6 बार अगर आप हाथ डालेंगे तो 6 बार आपकी काली गेंद आएंगी। तो 6 परिणाम आपके अनुकूल होंगे। लेकिन संभावना है कि टोटल 10 गेंद है, 10 में से कोई सी भी गेंद आपके हाथ में आ सकती है। ये हो गया 6/10, 3/5, ये आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर अब आपका 10 है। 10 क्वेश्चन में क्या है इस आप ढंग से समझिए। क्वेश्चन 10 में देखो ये टेबल आपको दे रखी है, ये मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका अंक यानी वर्ग अंतराल है। 5-5 के अंतर, 15 से 20, 20 से 25, 30 से 45 से 50 तक, और बारंबारता दे रखी है। ये संचय बारंबारता है। बहुत आसान सवाल है। अब इसमें संचय में आपके एक तो ये वाला पद यहाँ से अज्ञात कर दिया D, और एक आपका कर दिया यहाँ से ये B। तो संचय कैसे बनती है आप सभी जानते हैं। पहले वाले पद को ऐसे लिख लेते हैं, 4, 4 में 5 जोड़ा 9। अब 9 में क्या जोड़ेंगे, 15 है तो 7, सॉरी 9 6 15, 6 जोड़ेंगे। फिर 15 7 22, 22 7 4 26, यानी यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा 26। इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। समझ गए होंगे आपसे भी संचय बनी हुई है। आप फिर देख लीजिए संचय कैसे बनती है। जो बारंबारता होती है उसका पहला पद ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर संचय वाले टेबल में। फिर 4 और 5 9, 9 और ये क्या जोड़ेंगे कि 15 है तो 9 यहाँ पे 6 आएगा, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 4 26, यहाँ 26 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। बस ये है, एक नंबर में इतना ही आएगा आपका। तो 10वें में हम क्या करेंगे, बी का मान हमारा क्या आएगा, बी का मान आएगा 15 में हम 9 घटा देंगे, 6 आ जाएगा, 15 से 9 घटाएंगे। और डी यानी 22 और 4 26 आपको बताया था भी मैंने। ये इसके शुरू के 10 क्वेश्चन हो गए। और अब इसमें देखिए
तो आज इसमें आप ये 10 क्वेश्चन देखिए, बाकी आगे के जो 10 को आगे पार्ट हैं इसमें आएंगे, अगले जो क्वेश्चन है उसके लिए आप इसकी अगली वीडियो ज़रूर देखिए और अभी आप इनका अभ्यास ज़रूर कीजिए। इस तरह से अगले जितने भी सवाल, जितने भी सन के आपके क्वेश्चन पेपर हैं, तो प्रयास किया जाएगा कि सभी की वीडियो अपलोड की जाए। आप इनका अभ्यास ज़रूर करें, इससे संबंधित जो सूत्र हैं आप उन्हें ज़रूर याद करें।